मैंने उनसे रिक्वेस्ट किया कि भैया मैं आपको 2000 रुपये भी दे दूंगा, मेरे को सोने दो, बस मेरे को बस 3-4 घंटा सोना है, ठीक है। पैसा दे देंगे। डर रहे हैं? उनको मेरे से डर लगा और बोले कि नहीं नहीं, यहाँ पे कोई कमरा उमरा नहीं है, यहाँ नहीं रुक सकते आप, यहाँ नहीं रुक सकते। मैं बाइक लेके और जैसे ही यहाँ पे पहाड़ के पीछे इस जगह पे पहुंचा, भाई साहब मेरी फट गई। भाई क्या था ये? भाई एकदम घना अंधेरा, ठीक है, बिल्कुल एकदम पिच डार्क हो रखा था और मुझे कोई टूरिस्ट नहीं दिखाई दे रहा था, मतलब कोई भी गाड़ी नहीं दिख रही थी। मुझे ये लगा था कि यार टूरिस्ट एरिया है वो, फोर्ट मतलब वहाँ पे तो होगा ही, वहाँ पे तो मतलब टूरिस्ट तो होंगे ही, जाता हूँ वहाँ पे। अभी रोड पे नहीं मिल रहे तो क्या होगा, किसी और कोई और रास्ता होगा, किसी और रास्ते से वो लोग आए होंगे उधर। बट मेरे को बिल्कुल अंदाज़ा नहीं था कि जब मैं फोर्ट पर पहुँचूँगा तो मैं वहाँ पर बिल्कुल अकेला रहूँगा। भाई एक बंदा नहीं, और इतना डरावना लग रहा था मंजर पूरा। गांव के बीचों बीच दोनों साइड नारियल के घने घने जंगल थे, नारियल के पेड़ के, और बीच से मैं राइड करते हुए जा रहा था। जानवर है अंदर? इसमें जानवर है अंदर। जैसे मैं फोर्ट पे पहुंचा, वहां सामने एक बैरियर लगा था, रोड पे रोड घेरा हुआ था। ओह, ये रास्ता बंद है। कोई टूरिस्ट नहीं था, मैं बिल्कुल अकेला था। अब जब मैं वापस कन्याकुमारी अपने होटल आने लगा तो वहाँ पे मुझे दिखाई देता है, तो रास्ते में मुझे दिखता है एक बोट। माइक चेक। व्हाट्सअप गाइज, वेलकम टू रोविंग लामा टॉक शो। ये कुछ मैं नया स्टार्ट कर रहा हूँ जहां पर कि मैं आपसे ऐसे फेस टू फेस बात करके बिल्कुल अनफिल्टर्ड तरीके से अपने ट्रैवल एक्सपीरियंसेस शेयर करूंगा। अब देखो, पिछले 4 साल से मैं सोलो राइड कर रहा हूँ, बिल्कुल अकेला, अपने बुलेट लेके। इंडिया के कोने कोने में लगभग घूम लिया मैंने, नॉर्थ ईस्ट बाकी रह गया, कश्मीर बाकी रह गया। और आज मैं आपको बताने वाला हूँ डर के बारे में। बहुत बार लोग मेरे को कमेंट करते हैं, इंस्टाग्राम पे डीएम करके पूछते हैं कि भैया आपको डर नहीं लगता क्या, अकेले आप रात को ट्रैवल करते हो, पहाड़ों में अकेले चले जाते हो। तो कुछ ऐसी एक्सपीरियंसेस मैं शेयर करने वाला हूँ आपको, 3 ऐसे एक्सपीरियंसेस आज के वीडियो के लिए, जहां पर कि मैं ये नहीं बोलूंगा कि मेरे को डर लगा था, क्योंकि मेरे को उस एक्सपीरियंस के बारे में पता ही नहीं था कि ऐसा कुछ होगा मेरे साथ। तो मेरा मानना है कि जब तक आपको ये पता नहीं होता है कि आप डर क्या है, कौन से एलिमेंट में डर छिपा है, अगर आपको उस एलिमेंट के बारे में पता नहीं है तब तक आप डर नहीं सकते। बट जब वो सिचुएशन आपके सामने आती है तो भाई एक बात तो है कि मतलब जो कलेजा है वो मुंह में आ जाता है, बिल्कुल फट जाती है भाई लिटरली उस टाइम पे। तो मैं आपको ऐसे 3 एक्सपीरियंसेस अपने शेयर करने वाला हूँ, एक ज़ांस्कार से, एक कन्याकुमारी से और एक ओडिशा से। तो सबसे पहला मेरा एक्सपीरियंस है ज़ांस्कार बैक इन 2021। तो ज़ांस्कार जो है एक ऐसी वैली है, लद्दाख रीजन में पड़ता है, जहाँ पर कि फुक्तल मॉनेस्ट्री है, गोम्बो रॉन्जन माउंटेन है, और एक बहुत ही सेक्लूडेड वैली है। ऐसा बोलते हैं कि उस एरिया में अकेले मोटरसाइकिल लेके राइड नहीं करना चाहिए। बट मेरे को अब पता क्या था कि साला कैसा होने वाला है सिचुएशन आगे। मैं ले से निकला ज़ांस्कार एक्सप्लोर करते हुए, मुझे मनाली वापस आना था। तो ज़ांस्कार में मैं पहुंच गया था पदुम करके एक जगह, बहुत ही खूबसूरत एक छोटा सा गांव है ज़ांस्कार का। वहां से मुझे पहुंचना था गोम्बो रॉन्जन। तो आप मैप पे समझ सकते हैं, पदुम से गोम्बो रॉन्जन जाना था, और बीच में एक गाँव आता है पुणे, ठीक है। तो पदुम टू पुणे टू गोम्बो रॉन्जन, ये टोटल डिस्टेंस जो था दैट वाज 87 किलोमीटर्स, 87-88 किलोमीटर का डिस्टेंस था। तो एक दो वाटर क्रॉसिंग मिले, मेरे को कोई दिक्कत नहीं था, मैंने आराम से वाटर क्रॉसिंग पार कर लिया। जब पुणे गांव जो आने वाला था, सेंटर में जो पुणे गांव पड़ता है, उससे जस्ट पहले मेरे साथ कुछ होता है, ठीक है। मैं अपनी बाइक खड़ी करके, अरे यार मैं बता भी नहीं पा रहा हूँ सच में, रुक जाओ। तो मतलब पुणे जाने के लिए एक ऐसे रोड है, ठीक है, ये बीच में पहाड़ है, इस पहाड़ के उस पार पुणे गांव आता है, ठीक है, वहाँ मुझे पहुँचना था। और मैं बाइक लेके ये देख रहा हूँ कि यहाँ से एक रास्ता ऊपर की ओर जा रहा है और इस पे मुझे लेके जाना है बाइक, ताकि मैं उसको फिर नीचे उतर के पुणे पहुँच जाऊँगा, ठीक है। अब हुआ क्या कि इस साइड से एक और रास्ता जा रहा था, पहाड़ है, पहाड़ की लेफ्ट हैंड साइड से एक और रास्ता जा रहा था। मैंने उस पर ज़्यादा ध्यान नहीं दिया, मुझे लगा कि ठीक है ऐसे गांव वाले लोग यूज़ करते होंगे, मेन रोड तो यहीं दिख रहा है तो इससे ही जाते हैं। भाई साहब पहाड़, रास्ता जो रास्ता था पहाड़ के साइड में, ये मुझे पूरा दिख भी नहीं रहा था, थोड़ा सा कवर्ड था और थोड़ा सा हल्का हल्का दिख रहा था कि ठीक है इधर से रास्ता है। मैं बाइक लेके और जैसे ही यहाँ पे पहाड़ के पीछे इस जगह पे पहुँचा, भाई साहब मेरी फट गई।
40-45 डिग्री इंक्लिनेशन रोड का, पूरी बजड़ी गिरी हुई मिट्टी, एकदम फिसलने वाली रोड, एक साइड पूरी खाई। और भाई मेरा बाइक पूरा लोडेड था एकदम खतरनाक तरीके से, पूरा सामान वामान, कैंपिंग वैम्पिंग का सामान, ये सब कुछ लोडेड था। और ऐसी खड़ी चढ़ाई मेरी भाई, ऐसी फटी, मैं 1 नंबर गियर में लगाया मैंने बाइक को, और डुक 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 करते 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 अगले 40-50 सेकंड तक मैं ऐसे ही राइड करते रहा, करते करते फिर मैं पुणे पहुंचा। भाई क्या था ये? अब यहाँ दिक्कत ये था कि रास्ता बिल्कुल ऐसे था, ठीक है, और मेरी बाइक में इतना तगड़ा पावर लॉस फील हो रहा था, बिल्कुल मतलब ऐसा लग रहा था कि जान ही नहीं बची बुलेट में। अगर गलती से मैंने उस रास्ते पे ब्रेक मार दिया होता तो मेरी बाइक स्किड होके, स्लाइड होके नीचे खाई में। तो वो एक मोमेंट था जहां मुझे मतलब बहुत डर लगा था। आप देख सकते हो वीडियो में कैसे एक्सप्रेशन है मेरे, मतलब लिटरली मेरी फट गई थी उस समय उस जगह पे। फिर मैं मतलब 40-50 सेकंड ऐसे राइड करते करते बिल्कुल ऐसे ऐसे स्लोप पे मैं पहुंचा पुणे गांव। और वहाँ मुझे जाके पता चलता है कि ये जो रास्ता है ये एक्चुअली ऊपर से नीचे उतरने के लिए है। मतलब उधर से कोई आ रहा है पुणे के साइड से पदुम जाने के लिए, तो इस रास्ते से उतर के पदुम पहुंचेगा। जो पुणे आने का रास्ता है वो जो पहाड़ की स्टार्टिंग में एक और रास्ता मैंने बताया था ना, साइड से एक और रास्ता है, ये एक्चुअली ओरिजिनल रास्ता है, ये नॉर्मल रास्ता है, यहाँ से लोग जाते हैं, इधर से कोई नहीं जाता। तो अब नहीं पता था मेरे को और ऐसा इंसिडेंट हुआ। बहुत बुरी तरीके से मेरी फटी थी भाई उस टाइम पे। आके मैं एक ढाबे पे रुका और वहाँ पे रुक के थोड़ा पानी वानी पिया, खुद को रिलैक्स किया। और मतलब अभी भी मतलब गूज बम्स आते जब भी उस इंसिडेंट को याद करता हूँ। एंड दिस वाज फ्रॉम ज़ांस्कार। अब जो सेकंड कहानी है इसके लिए आपको मैं लेके चलता हूँ बिल्कुल साउथ में, कन्याकुमारी। तो कन्याकुमारी बीच पे मैं रात के करीब 7:30 बजे के आसपास मैं वहाँ पे खड़ा था, वहाँ पे मस्त घूम रहा था, ठंडी हवा चल रही थी और कोई एक तो लोकल फेस्टिवल वहाँ सेलिब्रेट किया जा रहा था, तो मैं उसको अटेंड कर रहा था। बट आज कन्याकुमारी में, मतलब उस दिन कन्याकुमारी में मेरा आखिरी दिन था, मुझे नेक्स्ट डे कहीं और निकलना था दूसरे शहर की तरफ। जब मैं ये ऑल इंडिया राइड कर रहे थे तब की बात है। मैंने यहाँ के लोकल से बात की, लोगों से बात की, तो उन्होंने बोला कि यहाँ पे एक फोर्ट है, किला है एक, जिसका नाम है वटाकोटाई फोर्ट। तो द वटाकोटाई फोर्ट इज वन ऑफ द फोर्ट्स जो कि सी फेसिंग है, मतलब समंदर के किनारे है। और इसको 16th सेंचुरी में ट्रैवनकोर अंपायर के राजा ने बनाया था, ताकि अगर समुद्र से कोई अटैक होता है तो वहाँ पे उनकी फोर्स डिप्लॉयड रहती थी उस फोर्ट पे, और फिर वो उसको काउंटर करती थी, इधर से तोप वोप और गोले बरसा के उसको रोकते थे एनिमी को, ताकि वो इधर ना घुस पाए, कन्याकुमारी में एंटर ना कर पाए। और मुझे यहाँ बताया गया कि आप जाओ वहाँ पे, बहुत मज़ा आएगा, बहुत सुंदर जगह और आपको मिस नहीं करना चाहिए बिल्कुल भी अगर आप कन्याकुमारी में हो तो। मैंने बोला ठीक है यार, चलते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। अब भाई मैं रात के 7:30 पौने 8 बजे निकल गया कन्याकुमारी का वटाकोटाई फोर्ट देखने। मस्त अपना बुलेट रपेटते हुए पहुंचा मैं करीब वहाँ से, आई थिंक जहाँ पर मेरा रूम था कन्याकुमारी, वहाँ से 7-8 किलोमीटर होगा, 7-8 या 10 किलोमीटर ऐसे ही होगा। मैं गया फोर्ट की तरफ। तो ना फोर्ट जाने के लिए मेन रोड जा रहा है, मेन रोड से अंदर की ओर एक रास्ता कटता है, उधर से जाना था मेरे को। पहले रुक के मैंने मस्त चाय वाय पिया एक जगह, मतलब टपरी पे, तमिलनाडु की टपरी थी आप देख सकते हैं। और यहाँ पे बढ़िया चाय पी के उसके साथ इनका एक लोकल डिश था, स्वीट डिश, स्नैक्स, इसको पता नहीं क्या बोलते हैं, नाम नहीं याद आ रहा है, दिल खुश बोलते शायद, वो खाया मैंने। और खा के मैं बढ़ गया फोर्ट की तरफ। अब मैं जैसे जैसे फोर्ट की तरफ पहुंच रहा था भाई, एकदम घना अंधेरा, ठीक है, बिल्कुल एकदम पिच डार्क हो रखा था, और मुझे कोई टूरिस्ट नहीं दिखाई दे रहा था, मतलब कोई भी गाड़ी नहीं दिख रही थी। मुझे ये लगा था कि यार टूरिस्ट एरिया है वो फोर्ट, मतलब वहाँ पे तो होगा ही, वहाँ पे तो मतलब टूरिस्ट तो होंगे ही, जाता हूँ वहाँ पे। अभी रोड पे नहीं मिल रहे तो क्या होगा, किसी और कोई और रास्ता होगा, किसी और रास्ते से वो लोग आए होंगे उधर। बट मेरे को बिल्कुल अंदाज़ा नहीं था कि जब मैं फोर्ट पर पहुँचूँगा तो मैं वहाँ पे बिल्कुल अकेला रहूँगा। भाई एक बंदा नहीं, और इतना डरावना लग रहा था मंजर पूरा। गांव के बीचों बीच दोनों साइड नारियल के घने घने जंगल थे, नारियल के पेड़ के, और बीच से मैं राइड करते हुए जा रहा था। जानवर है अंदर, इसमें जानवर है अंदर। जैसे मैं फोर्ट पे पहुंचा, वहां सामने एक बैरियर लगा था, रोड पे रोड घेरा हुआ था। ओह, ये रास्ता बंद है। चलो रास्ता तो नहीं लांघेंगे, बट इधर से साइड से चलते हैं। वहां पे एक बोर्ड भी लगा था कि इसके
उस साइड ना जाएं। तो मैंने सोचा कि ठीक है, बैरियर को क्रॉस नहीं कर देंगे, बैरियर को मतलब पार करके नहीं जाएंगे, साइड से चला जाऊंगा। मैंने बैरियर के साइड से जो जंगल का रास्ता था उधर से होके मैंने बुलेट फोर्ट के सामने खड़ी कर दी। और कुछ ऐसा मंजर था भाई किले के सामने, देखो। मॉन्यूमेंट एंड जानवर की आवाज़ कहाँ से आ रही है यार? आर्कियोलॉजिकल साइट एंड रिमेन्स। तो यार देखो, कायदे से मुझे अभी इस समय यहाँ नहीं आना चाहिए, ठीक है, बट मैं फिर भी आया क्योंकि मुझे देखना था। रात हो चुकी है, 7 बज चुके हैं और सामने बैरिकेड वगैरह लगा हुआ है कि इधर से मत जाओ, ठीक है। यहाँ पे बहुत सारे बोर्ड भी लगे हैं दैट यहाँ जाना सही नहीं है। वहाँ पे एक कुल देवी का मंदिर बना हुआ था, उनके मैंने दर्शन किए। फिर वहाँ पे बोर्ड भी लगा था कि यहाँ पे टच वच ना करें, इस एरिया में ना जाएं, इधर ना जाएं, उधर ना जाएं। और एक इतनी वैसी वाइब आ रही थी ना, डरावनी टाइप की, एरी वाइब नहीं होता एकदम, मतलब। फिलहाल ये बंद है, सुबह में खुलता है और कोई नहीं अभी इस समय पे, बस ये कुछ डॉगीज़ हैं और मैं हूँ। आप किसी सुनसान कब्रिस्तान टाइप के एरिया में चले जाओ और मतलब इमेजिन कर लो, बहुत 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 डरावना वाइब आ रहा था वहाँ से। और एक दो मतलब कुत्ते वुत्ते थे, बस वही लोग थे और मैं था और कोई नहीं था उधर, कोई टूरिस्ट नहीं था, मैं बिल्कुल अकेला था। अब देखो यहाँ तक तो सब ठीक था, ठीक है, कोई बात नहीं। मैं सोचा चलो वापस चलते हैं। अब जब मैं वापस कन्याकुमारी अपने होटल आने लगा तो वहाँ पे मुझे दिखाई देता है, वो रास्ते में मुझे दिखता है, एक बोर्ड लगा हुआ था कि बीच रोड, मतलब बीच के साइड जाने का रास्ता। और मुझे ये पता चला था कि फोर्ट के आसपास कोई बीच है जो कि बहुत ज़्यादा सुंदर है। बीच रोड, चलो थोड़ा बीच पे घूम के आ ही जाते। रात हो गया तो क्या हो गया। मैंने बोला भाई चलो बीच पे होंगे लोग, अपना मतलब टूरिस्ट वहाँ पे हो सकता है, वहाँ पे होंगे। मैंने भाई बुलेट घुसा दी बीच वाले रोड की तरफ। जैसे ही मैं थोड़ा सा आगे गया, पता है मेरे को क्या दिखता है? मेरे बुलेट का जो हेडलाइट था, सीधा उसका फोकस पड़ता है एक कब्रिस्तान के अंदर, एक वो बना हुआ था, सीमेंटेड स्ट्रक्चर था, किसी का कवर होगा वहाँ पे, वैसे उनके साथ मॉन्यूमेंट बना था, उस पर पड़ता है, बिल्कुल कॉर्नर पे था वो। फिर जैसे मैं पास गया उसके, देखा कि भाई लगातार लाइन से ऐसे स्ट्रक्चर बने हुए हैं। पता चलता है कि ये भाई बहुत बड़ा सा कब्रिस्तान है और बीच का रास्ता यहाँ से अब अंदर की तरफ होके जाएगा। मैंने बोला भाई भाड़ में गया बीच, बुलेट घुमाई मैंने पीछे और तनतनाते हुए वापस अपने होटल जहाँ मैं रुका था वहाँ पहुँच गया। उस समय मेरे को मतलब डर लगा था, अगर उस सिचुएशन में मेरी बाइक स्टार्ट नहीं होती, या फिर उस सिचुएशन में अगर मतलब ऐसा हो जाता कि पंक्चर हो गई या फिर कुछ भी हो जाता, कोई सामने आ ही जाता, तो फिर मैं क्या करता। ये सोच के मेरे को थोड़ा सा डर लगता अंदर से कि मैं नहीं जाना चाहूँगा भाई उस सिचुएशन में कभी। एडवेंचर और चुतियापे में फ़र्क है, जिसका फाइन लाइन मेरे को पता है, बट बहुत बार मैं उस लाइन को क्रॉस कर जाता हूँ। बट आप लोग से रिक्वेस्ट है कि आप लोग ऐसा कुछ नहीं करें। और इन सब सिचुएशन से आप कैसे बाहर निकल सकते हैं उसका भी सॉल्यूशन मैं वीडियो के एंड में दूंगा। अब आते हैं अपने लास्ट एक्सपीरियंस पे, और वो होता है मेरे साथ ओडिशा में। अब मेरे ओडिशा वाले इंसिडेंट की कहानी शुरू होती है अराकू वैली से। अराकू एक बहुत ही सुंदर घाटी है आंध्र प्रदेश में, और यहाँ से मुझे 480 किलोमीटर राइड करके मुझे पहुंचना था पुरी, जहाँ पर जगन्नाथ जी का मंदिर है। मुझे लगा कि यार ठीक है 480 किलोमीटर ही है, 12-13 घंटे में मैं बहुत आराम से पहुंच जाऊंगा। सुबह 7-7:30 में मैं निकला अराकू से, और राइड करते 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 जब ओडिशा इंटर हुआ तो उस समय लगभग 8 बज गए थे, ठीक है। और 10:30 बजे रात के आसपास मैं रुकता हूँ गंजम ढाबा करके एक है बहरामपुर में, वहाँ पे मैं रुका खाना खाने के लिए। यहाँ से पूरी और 170 किलोमीटर दूर था, ठीक है। 10:30 बजे मैं रुका, मुझे लगा कि मैं रात भर राइड करके खींच दूंगा, 1-2 बजे तक मैं पहुँच जाऊँगा पूरी, कोई दिक्कत नहीं है। मैं भाई साहब यहाँ पे पनीर की सब्जी और रोटी दबाई मैंने कस के, और उसके बाद फिर मैं पूरी की तरफ बढ़ने लगा। 77 किलोमीटर रह गया था पूरी को, ठीक है, और टाइम लगभग 12:30 हो गया था। मुझे ना हल्की हल्की नींद भी आ रही थी, और हाईवे जो था बिल्कुल सुनसान, जो इधर से पूरी की तरफ गाड़ी जा रही थी, बहुत कम गाड़ियाँ जा रही थी, ठीक है, ट्रक वगैरह ये सब भी दिख रहे थे मुझे। और उस बीच क्या होता है कि मुझे 2 भाई मिलते हैं रास्ते में। उन्होंने बताया कि अगर आप इस समय पूरी जाते हैं तो 2 रूट है, या तो आप भुवनेश्वर जाओ पहले, उसके बाद घूम के ऐसे वापस पूरी आओ अगर आपको हाईवे पे चलना है तो। एल्स अगर आपको पूरी पहुंचना है जल्दी तो आपको हाईवे छोड़ के एक गांव के अंदर से रास्ता है, उस पे जाना पड़ेगा आपको, और वो रास्ता सही नहीं है। मतलब इस टाइम अगर आप जाओगे तो चांसेस है कि कोई आपका सामान छीन ले या फिर आपको रोक के लूटपाट कुछ भी हो सकता है उस रास्ते पे। वही ऐसे इंसिडेंट होना बहुत आम बात है।
अब मैं बड़ी मुश्किल में पड़ गया और मैं अभी अगर सीधा जाता हूँ हाईवे वाला रूट पकड़ के, मुझे बहुत डबल रास्ता पड़ जाएगा और मुझे नींद भी आ रही थी। मुझे मेरा बड़ा अनईज़ी सा सिचुएशन हो गया था। तो ये जो सिचुएशन है ना, ये आ सकती है अगर आपका राइड प्रॉपर तरीके से प्लान नहीं है तो। मैं जनरली अवॉइड करता हूँ रात को राइड करना, बट इस समय सिचुएशन ऐसी थी कि मतलब मेरे को बस ऐसा था कि कुछ मिल जाए जहाँ मैं रुक जाऊँ। रुक के मतलब अपना ये कर लो, आराम कर लूँ, सुबह चला जाऊँगा। और भाई इस चक्कर में मैंने कहाँ-कहाँ दरवाज़ा नहीं खटखटाया। पिट एक तो उस रूट पे कोई होटल नहीं था, ठीक है? कोई भी होटल नहीं था जहाँ मैं रुक सकूँ। फिर मुझे किसी ने बताया कि आप पेट्रोल पंप पे चले जाओ, वहाँ पे उनके कमरे बने हुए हैं, आप वहाँ पे रुक सकते हो आराम से, कोई दिक्कत नहीं होगी, वहाँ पे रुकने देते हैं। जब पेट्रोल पंप में पहुँच के मैंने बात की उनसे कि भैया मेरे को रुकना है, थोड़ा अर्जेंट है, अब मेरे से राइड नहीं हो रहा है, एक तो खाना भी खा लिया, मेरे को नींद भी आ रही है और रोड पे ना बार-बार झपकी आ जा रही थी मेरे को। तो मैंने उनको समझाया कि ऐसे-ऐसे हालात है, प्लीज़ मेरे को एक कमरा दे दो, मैं रुक जाऊँगा, जो पैसा-वैसा होगा मैं दे दूँगा और सुबह-सुबह निकल जाऊँगा मैं। भाई उन्होंने मेरा पूरा राइडिंग गियर, पूरा कैमरा-वैमरा और वो सब इंटरकॉम पता नहीं क्या-क्या देखा, उन्होंने आपस में बात किया और बोला कि नहीं, नहीं यहाँ पे कोई रूम नहीं है। उसके बाद मैं चलते-चलते मेरे को एक मैरिज हॉल दिखता है रोड के लेफ्ट हैंड साइड में और अभी टाइम लगभग हो गया था 12:15 के आसपास हो रहा था, ठीक है? 12:15 या 12 ऐसे ही बज रहा था। एक मैरिज हॉल दिखता है, मैं उनके पास गया, बोला कि भैया कमरा दे दो प्लीज़ एक आज रहने के लिए। तो जो सिक्योरिटी गार्ड अंकल थे उन्होंने बोला कि ठीक है, ये पूरा मैरिज हॉल तो वैसे बुक है बट एक कमरा है जो मैं आपको दे सकता हूँ, आप वहाँ पे जाके रहो आराम से। मैं खुश हो गया, अरे भाई साहब रूम मिल गया मेरे को रहने में। ऐसा होता है ना डूबते को तिनके का सहारा, बिल्कुल वैसा ही हो रहा था। मैं अभी एक्सप्रेस नहीं कर पा रहा था कि उस समय मेरी सिचुएशन कैसी थी। बहुत तेज़ नींद आ रही थी भाई, बहुत भयानक नींद आ रही थी और बॉडी भी देखो थक गई थी बहुत ज़्यादा, 12-13 घंटे हो गए थे राइड करते हुए। मैं अंकल जी के पास अंकल जी की बात मान के मैं गया जाके, वो जैसे ही मैं रूम खोल के अंदर घुसता, ओह हा हा भाई इतनी बदबू आने लगी उस रूम से, इतनी बदबू आ रही थी। मैंने बोला यार अंकल जी थोड़ा साफ तो करा दो, मतलब रूम स्प्रे है वहीं मार दो यार, कोई बात नहीं। अंकल जी ने बोले ये सब यहाँ पे कुछ नहीं होता है, आपको रहना हो तो इसमें ही रहो। भाई उस समय मेरा दिमाग ख़राब हो गया। अब सोचो इतनी बुरी सिचुएशन में, इतना जहाँ मुझे कोई बिस्तर मिल जाए बस पड़ जाऊँ, ऐसे हालात में मैं उस रूम को रिजेक्ट करके आगे बढ़ गया। मतलब सोच लो कितनी गंदी कंडीशन होगी उस रूम की, ठीक है? इसके बाद अब देखो, अब मुझे ये लग गया था कि अब कैसे भी करके मुझे किसी शहर में पहुंचना पड़ेगा, वरना फिर मुझे कमरा कहीं नहीं मिलेगा। इस सिलसिले में मैं एक चाय की दुकान पे पहुंचता हूँ, ठीक है? अब सुनना, चाय वाले भैया को मैंने बताया, चाय पी मैंने, उन्होंने मुझे, भैया ने स्कैन किया मुझे ऊपर से नीचे तक। मैंने बोला कि भैया मेरे को ना यहाँ रुकने दो। उनका ना कुछ वैसे बना हुआ था जैसे टेंट के नीचे बाहर चाय की दुकान थी और अंदर उनका रहने वहने का, मतलब सोने वोने का ऐसा इंतजाम किया हुआ था। मैं रह सकता था, मुझे कोई दिक्कत नहीं थी, मैं लेट जाता वहाँ पे। भाई उन्होंने मेरे ऐसा रिएक्ट किया, उनको लगा कि मैं साला कोई डाकू वाकू हूँ, मैं मतलब कुछ चोर बदमाश हूँ। और उनको वो मतलब बहुत, उनको अंदर से ना थोड़ा सा उनको डर लगा, ठीक है? उनको मेरे से डर लगा और बोले कि नहीं नहीं यहाँ पे कोई कमरा वमरा नहीं है, यहाँ यहाँ नहीं रुक सकते आप, यहाँ नहीं रुक सकते। एक्स्ट्रा बिस्तर है लेटने के लिए, पैसा दे देंगे। कहाँ जी, कहाँ है, डर रहे हैं? मैंने उनसे रिक्वेस्ट किया कि भैया मैं आपको 2000 रुपये भी दे दूंगा, मेरे को सोने दो बस, मेरे को बस 3-4 घंटा सोना है, ठीक है? तो वो माने ही ना। भाई मेरा दिमाग ख़राब हो गया, मतलब उस समय मुझे समझ नहीं आ रहा था, उनसे ज़िद करने लगा, भैया प्लीज़ सोने दो ना, ले लो ना पैसे। फिर वहाँ पे एक और दूसरा भाई आ गया, उनको भी मैंने समझाया तो बोला कि नहीं यहाँ पे नहीं रुक सकते भैया, सॉरी, ऐसे करने लगा। मैंने बोला चलो ठीक है कोई बात नहीं। फिर उन्होंने बताया कि आप सीधे जाओ, यहाँ से 20-25 किलोमीटर के दूर एक खुर्दा करके जगह है, वहाँ पे आपको कमरा मिल जाएगा। रात के 1:30 बजे भाई मैं खुर्दा पहुँचा और वहाँ पे फिर जाके मुझे इस होटल में कमरा मिला। बैग वैग फेंका मैंने, भाई मैंने देखा भी नहीं कितना चार्ज कर रहा है ये, आई थिंक 3500 चार्ज किया था उसने एक रात का। एक रात भी नहीं, 7-8 घंटे रुका था मैं। भाई मैं जाके सोया, खूब सोया कस के। फिर सुबह उठ के अगले दिन मैं पूरी पहुंचा। नींद जो होती है ना भाई, जब आपको बहुत तेज़ नींद आ रही हो, बिल्कुल आउट ऑफ कंट्रोल हो चुके हो और उस समय अगर आपको सोने को ना मिले ना, तो बॉडी कैसे-कैसे रिएक्ट करती है, बॉडी किस सिचुएशन में आपको लेके चली जाएगी, आप समझ अब इमेजिन नहीं कर सकते। तो ये मेरे 3 इंसिडेंट हैं जो कि मैंने आपसे शेयर किया। ऐसे बहुत सारे इंसिडेंट हुए हैं मेरे साथ, बहुत सारे, एक आध नहीं,
ऐसे ही अगर आप इस वीडियो पे थोड़ा प्यार दिखाओगे तो ऐसे मैं वीडियोस बनाते रहूँगा, अपने पर्सनल एक्सपीरियंसेस शेयर करते रहूँगा। बाद में हम पॉडकास्ट भी करेंगे दूसरे ट्रैवलर्स के साथ या दूसरे प्रोमिनेंट लोगों के साथ, उनकी एक्सपीरियंसेस को भी जानेंगे। बट फिलहाल मेरा कोई अभी गेस्ट नहीं है, मैं ही अपना गेस्ट हूँ, मैं ही अपना होस्ट हूँ। तो इस वीडियो को यार थोड़ा प्यार दिखाओ, कमेंट वमेंट करना। और हाँ, मैं आपको ये बता दूं कि आप ऐसे सिचुएशन से कैसे निकलोगे, ठीक है? तो भाई देखो, तो पहले तो आपको ऐसे प्लान करके अपना ट्रैवल करना है, राइड करना है कि आप ऐसे सिचुएशन में पहुंचो ही ना। मेरे ऐसा मत ट्रैवल करना। अगर आप मतलब उस तरीके के एडवेंचर को, मैं किसी को ये नहीं कर रहा हूँ, मैं बहुत नॉर्मल राइडर हूँ भाई, कोई मेरा वो नहीं है, बहुत प्रो राइडर नहीं हूँ। बट महादेव ने थोड़ा सा वो दिया है कि मैं सह सकता हूँ। तो आपको वैसा एडवेंचर प्लान ही नहीं करना है कि आपको ऐसी अनसर्टेनिटीज़ फेस करनी पड़े। अपना पहले से बुकिंग करा के रखो। अपना जो गूगल मैप टाइम दिखाता है कि अगर पहुंचने में आपको 8 घंटे लगेंगे, तो आप 12 घंटे 11 घंटे का विंडो लेके चलो कि ठीक है, मुझे 11 घंटे लगेंगे। और फिर आप उसके हिसाब से अपना प्लान करो, पहले से बुक वुक करके अब मस्त हाईवे पकड़ के वैसे राइड करके पहुँचो, ठीक है? अगर आप ऐसे सिचुएशन में पहुंच जाते हो, फॉर एग्जांपल मैं जांस्कार वाली सिचुएशन की बात कर रहा हूँ। अगर आप उस सिचुएशन में हो कि आपकी गाड़ी ऐसे 40 डिग्री इंक्लिनेशन पे आप ऐसे रेव कर रहे हो, तो आपको 2 माइंड में नहीं रहना है कि क्या होगा अगर मैं ब्रेक मार दूं, क्या मैं थोड़ा सा पीछे देख लूं क्या कि कैसा दिख रहा है, कि ज़्यादा खतरा तो नहीं है, मैं थोड़ा सा ऑप्शन बी ट्राई करूं क्या? नहीं भाई नहीं। तुम जिस ऑप्शन में हो, तुम सबसे बेस्ट पोजीशन में हो उस टाइम पे। आप बस गाड़ी को एक्सीलेटर लो और रेव करते हुए ऊपर पहुंच जाओ जहां भी आपको पहुंचना है, ठीक है? एंड द सेम थिंग गोज फॉर वाटर क्रॉसिंग। जब आप वाटर क्रॉसिंग में अपनी मोटरसाइकिल बिल्कुल पानी के बीच में लेके खड़े हैं, तो आप ये नहीं सोच सकते कि यार मेरी बाइक फंस गई है, मैं एक बार थोड़ा सा उतर के देख लेता हूँ, एक बार चेक कर लेता हूँ पानी का फ्लो कितना है। वो सब आपको पहले करना पड़ेगा। जब वाटर क्रॉसिंग सामने आता है, बाइक आप खड़ी करते हो, आप जाते हो वहाँ पे, एक बार डेप्थ चेक करते हो कि ठीक है, पत्थर किस जगह पे है, किस जगह से मैं निकलूंगा तो मेरे टायर फंसने के चांसेस कम है। आप एक पाथ डिसाइड करते हो कि ये मेरा पाथ है वाटर क्रॉसिंग के बीच से और मैं इधर से निकल जाऊंगा, ठीक है? आपने एक बार दिमाग डिसाइड कर लिया, आपने माइंड मेकअप कर लिया कि मैं इधर से निकल जाऊंगा इस पाथ से, ठीक है? वो आपका बेस्ट डिसीजन है। उस समय आप एकदम अपने माइंड के उस सिचुएशन में हो कि आप बेस्ट डिसाइड कर रहे हो अपने लिए उस एक्सट्रीम सिचुएशन में। तो फिर जब आप बाइक लेके आप उस पाथ पे चलने निकले हो, तो भाई निकल जाओ उस पाथ पे, मतलब वो पाथ पकड़ के निकल जाओ, पार कर जाओ वाटर क्रॉसिंग। फिर तुम्हारा प्लान भी नहीं होना चाहिए कि नहीं उधर से ट्राई करके देखते थोड़ा सा सेफली पहुंच जाएंगे। नहीं भाई, आपने गाड़ी का थ्रॉटल एकदम एक्सीलरेट किया, 1 नंबर 2 नंबर जो भी गियर में आप कंफर्टेबल हो, उसमें करके निकल जाओ बिल्कुल, ठीक है? रुकना नहीं है बीच में, और रुक गए तो फिर तुम फंस गए बेटा। अच्छा, अब कन्याकुमारी वाली जो बात है, जो मैं ऐसे सिचुएशन में पहुंच गया कि सामने कब्रिस्तान है, तो वहां से भागो भाई। वहां कुछ दिमाग नहीं लगाना है, कुछ चाचा चौधरी नहीं बनना है, भाग जाओ वहां से। कोई भी ऐसे सिचुएशन में जानबूझ के जाना नहीं चाहेगा कि भाई मैं कब्रिस्तान में अपनी मोटरसाइकिल लेकर लैंड कर जाऊं, नहीं। बट तुम गलती से पहुंच गए हो तो निकल लो तुरंत एकदम। वहां सोचना नहीं है, वहां बहादुरी नहीं दिखानी है, ठीक है? एनर्जीज होती हैं भाई, एक बार वो पीछे पकड़ लेंगे ना आपको, एनर्जीज वैसी आपके साथ अगर बाइक पे बैठ के अगर आ गई आपके साथ आपके घर में, और सब कुछ उल्टा फुल्टा कर देंगे आपकी ज़िंदगी में, समझ जाओ। एनर्जीज ऐसी ऐसी होती हैं। तो बस ये था टेक अवे इस वीडियो से कि कैसे आप इस सिचुएशन को हैंडल कर सकते हो, ऐसे एक्सट्रीम सिचुएशंस को। अगले वीडियो में किसी और एक्सपीरियंस के बारे में आपसे शेयर करूंगा। तब तक के लिए बाय बाय। और वीडियो पे प्यार दिखाना है और कमेंट कर देना, एक लाइक कर देना, और आपकी कोई स्टोरी है तो आप भी कमेंट सेक्शन में बताना, ठीक है? एंड या, दिस वाज ऑल फॉर टुडे। सी यू इन द नेक्स्ट वन। बाय बाय। हर हर महादेव।